Hello dear students, I Professor Agam Dalal on behalf of JK Shah Classes welcomes you all. First of all, ये वीडियो क्यों और किस लिए? देखो, May 22 अटेम्प्ट के सिलेबस ऑलमोस्ट बहुत सारी बैचेस में कंप्लीट हो चुके होंगे, कुछ बैचेस में अभी चल रहे होंगे, बट डायरेक्ट टेक्स्ट का पोर्शन आपने जो भी पढ़ा उसमें थोड़े अमेंडमेंट है विथ रिगार्ड्स टू May 22 एग्जामिनेशन. मैं अमेंडमेंट से ज्यादा बोलूंगा थोड़े क्लैरिफिकेशंस है जो आईसीएआई ने इशू किए हैं थोड़े ही दिनों पहले अंडर द नेम ऑफ स्टैट्यूटरी अपडेट्स. एज यू कैन सी ओवर हियर दिस पीडीएफ हैज बीन इश्यूड बाय आईसीएआई, स्टैट्यूटरी अपडेट्स फॉर May 22 एग्जामिनेशन. अच्छा ध्यान दीजिए, नवंबर 21 से May 22 के बीच में जो अमेंडमेंट्स है वो तो ऑलरेडी क्लास में ही हम लोगों ने करवा दिए हैं इन द बैचेस ऑफ May 22. हम लोग यहां पे सिर्फ वही क्लैरिफिकेशन, वही अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो May 22 के स्टडी मटेरियल के अलावा आईसीआई ने इश्यू किए. ओके, अभी सबसे पहला अमेंडमेंट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम इज अंडर कैपिटल गेन चैप्टर. कौन सा चैप्टर? कैपिटल गेन. उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 50B जो आप सबने पढ़ा होगा, विच इज द नेम ऑफ स्लंप सेल. क्या है उसका नाम? स्लंप सेल. स्लम सेल का मीनिंग क्या होता है? जब आप अपने बिजनेस अंडरटेकिंग को एज अ होल किसी को बेच देते हो, वन और मोर असेट विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन्ड टू एनी पर्टिकुलर असेट. लेट्स से मैंने पूरे बिजनेस की प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एक ही इंसान को एक लमसम कंसिडरेशन में बेच दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्लम सेल बोलेंगे. इसमें हर एक असेट का पर्टिकुलर वैल्यू असाइन नहीं होता, पूरे बिजनेस का एक वैल्यू असाइन होता है. अभी अब तक क्या होता था? मान लो मेरा एक बिजनेस अंडरटेकिंग है जिसकी मार्केट वैल्यू है 100 करोड़. मैंने सामने वाले से 90 करोड़ लिया और मेरा ये पूरा बिजनेस उसे बेच दिया, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? द वैल्यू विच आई हैव रिसीव्ड दैट इज 90 करोड़, और उसमें से मैं अपना नेटवर्थ बीइंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूंगा, वो मेरा कैपिटल गेन या तो कैपिटल लॉस. कई सारे लोग इसका फायदा उठा के क्या करते थे? जानबूझ के सामने वाले के पास से ऑन पेपर कम पैसे लेते थे, बाकी का कंसिडरेशन ब्लैक मनी के थ्रू रिसीव कर लेते थे ताकि उनको कैपिटल गेन कम भरना पड़े या तो लॉस क्रिएट हो जाए अंडर टैक्सेशन. इसे अटकाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया है, रूल 111 UAE. क्या है उसका नंबर? रूल 11 UAE. अभी ये पूरा रूल सीए फाइनल में आप लोग पढ़ने वाले हो, पर उसका छोटा सा ग्लिम्स आपके सिलेबस में डाल दिया कि अभी जब भी स्लम सेल होगा, जब भी आप बिजनेस अंडरटेकिंग को बेचोगे, उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? इट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट ट्रांसफर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड विच एवर इज हायर. मेरे एग्जाम्पल में मैंने बोला कि मेरा बिजनेस अंडरटेकिंग, उसकी मार्केट वैल्यू है 100 करोड़. सामने वाले के पास से मैंने कंसिडरेशन लिया फॉर 90 करोड़. पहले मैं क्या करता था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 90 करोड़ लेता था बीइंग एक्चुअल सेल कंसिडरेशन. अब क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड, इन माय एग्जांपल 100 करोड़, और कंसिडरेशन रिसीव्ड. बोलो मैंने यहां पे कितना कंसिडरेशन रिसीव्ड किया? 90 करोड़. विच एवर इज हायर, बोलो विच एवर इज हायर बोले तो 100 करोड़. मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? अब 100 करोड़. नाउ आई कैन नॉट क्रिएट फिक्टिशियस लॉसेस दो ऑन पेपर आई हैव शोन लेस कंसिडरेशन. अच्छा, पर यहां पे मान लो मार्केट वैल्यू बिजनेस की 100 करोड़ है, सामने वाले ने मुझे 110 करोड़ का मार्केट वैल्यू वाला कंसिडरेशन दिया, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? विच एवर इज हायर करके 110 करोड़. समझ में आ रहा है पीपल? यस और नो? तो वेरी सिंपल, स्लम सेल के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन? नो, इट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट ट्रांसफर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड विच एवर इज हायर. सर ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? यही तो है रूल नंबर 11 UAE जो आप पढ़ोगे सीए फाइनल में. ओके, फिर जो दूसरा क्लैरिफिकेशन है, जो मेजर क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिए, इट विथ रिगार्ड्स टू टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स. एज यू ऑल आर अवेयर,
आपके सिलेबस में 2 टीडीएस ऐसे ऐड किए गए हैं जो नवंबर 21 तक नहीं थे। पहला है 194P और दूसरा है 194Q। ये 2 टीडीएस के सेक्शन नए इंट्रोड्यूस हुए। मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों सेक्शन का पहले ग्लिम्स दे रहा हूं जो ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में है, और फिर आईसीआई ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया वो समझा रहा हूं। स्टार्टिंग विद सेक्शन 194P का टीडीएस। देखो, आप सबको पता है कि हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं ऐसा दिखावा करने के लिए फिनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, अगर आप एक ऐसे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो जिसकी एज 75 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुकी है, आपका किसी एक शेड्यूल बैंक के अंदर अकाउंट है, उसी में आपको पेंशन मिल रहा है, उसी बैंक से आपकी एफडी की इंटरेस्ट या सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा है, इसके अलावा आपकी दूसरी कोई इनकम नहीं है, तो ये जो बैंक है ना वो क्या करेगी, आपके टोटल इनकम का एक्चुअल टैक्स पेएबल जो होता होगा उतना टीडीएस काट लेगी अंडर सेक्शन 194P। और ये टीडीएस जब वो काट लेगी, बस आपको फिर रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका काम हो गया। बैंक ने आपके थ्रू सारा टैक्स गवर्नमेंट को भर दिया, एक डिक्लेरेशन भी फाइल कर देगी बैंक, आपको कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोला, दिखावे के लिए, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कितने ही ऐसे कम लोग होंगे ना जिनका सिर्फ एक ही बैंक से इंटरेस्ट आता होगा, एक ही बैंक में सारी इनकम होती होगी। बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनकी 2-3 बैंक भी हो सकती है, 2-3 बैंक से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता है, उन लोगों को यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, उनका टीडीएस 194P में नहीं कटेगा, उनको तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। तो देखो 194P क्या बोलता है, डिडक्शन ऑफ टीडीएस बाय स्पेसिफाइड बैंक इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन, बट डोंट टेक इट लिटरल सीनियर सिटीजन। जनरल सीनियर सिटीजन वो बोला जाता है जिसकी एज 60 या उससे ज्यादा है। यह सेक्शन अप्लाई होता है उन्हीं लोगों को जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है। देखो, अ बैंकिंग कंपनी एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट which will be called as specified bank will deduct TDS of a resident individual. Please underline the word resident individual. देखो, ये जो TDS है ना, ये नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए अप्लाई होगा, who is aged 75 or more if individual has only, ये only word बहुत इंपॉर्टेंट है, only pension income credited in the bank and any interest, it may be saving bank account, it may be FD from that bank. उसी बैंक में पेंशन आ रहा है, उसी बैंक से आपकी इंटरेस्ट की इनकम। फॉर एग्जांपल, मैं एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एजेड 75 इयर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा एक बैंक अकाउंट है जिसमें मेरा एम्प्लॉयर पेंशन की इनकम जमा कर रहा है। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अपनी एफडी बना ली जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे इंटरेस्ट दे रही है, उसके अलावा मेरा दूसरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, दूसरी कोई इनकम नहीं है, तो जाके मैं ये सेक्शन में कवर हो जाऊंगा। नाउ इफ सच पर्सन हैज फर्निश्ड अ डिक्लेरेशन देन बैंक विल डिडक्ट टीडीएस इक्वल टू टैक्स पेएबल बाय सच पर्सन। कैन आई से इट इज सेम लाइक सेक्शन 192 सैलरी का टीडीएस, उसमें भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कितना टीडीएस काटता है, इक्विवेलेंट टू टैक्स पेएबल। यहां पे भी बैंक वो अकाउंट होल्डर का टीडीएस कितना काटेगी, इक्विवेलेंट टू टैक्स पेएबल, and then such person will not be required to file return of income. इसके बाद रिटर्न भरने की जरूरत रहेगी नहीं। अभी यहां तक का जो मैंने कंटेंट पढ़ाया 194P का, वो तो आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, ये कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने। पर अब ये स्टैट्यूटरी अपडेट के अंदर आईसीएआई ने कुछ क्लैरिफिकेशन इश्यू किया है, यहां पे सम क्लैरिफिकेशन हैज बीन इश्यूड। अब ये क्लैरिफिकेशन क्या है, सबसे पहले तो ये स्पेसिफाइड बैंक यानी कौन सी बैंक, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है, सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि स्पेसिफाइड बैंक मींस अ बैंकिंग कंपनी विच इज अ शेड्यूल्ड बैंक, अ बैंकिंग कंपनी विच इज अ शेड्यूल्ड बैंक, यानी यहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स कवर नहीं होगी, यू हैव टू बी अ बैंकिंग कंपनी, यू हैव टू बी अ शेड्यूल्ड बैंक, तो ही जाके आप इस सेक्शन के अंदर टीडीएस कटवा सकते हो, अदरवाइज कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, जब ये बैंक आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगी, आपका टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेगी, तो बैंक आपके डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का भी ध्यान रखेगी, अगर आपने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है तो। और ये जब टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेगी तब बैंक रिबेट अंडर सेक्शन 87A का भी ध्यान रखेगी, यानी अगर टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम हुई, बीइंग अ रेजिडेंट इंडिविजुअल,
आपको रिबेट मिल जाएगा, टैक्स पेएबल विल बी 0, टीडीएस काटा जाएगा नहीं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल ऑफ द इंडिविजुअल, बैंक विल टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A एज पर द एविडेंसेस। यानी आप तो बोल दो कि लिखो मैंने एटीसी में पीपीएफ 1.5 लाख का इन्वेस्ट किया, एटीडी में मेडिक्लेम 25,000 का भरा, मैं रेजिडेंट हूं तो 50,000 तक का भरा। अरे बैंक आपसे मांगेगी प्रूफ, प्रूफ दो, एविडेंस दो, उसके हिसाब से मैं डिडक्शन कंसीडर करूंगा। तो एविडेंस के हिसाब से डिडक्शन कंसीडर करेगा बैंक। एंड ऑल्सो बैंक कौन सी चीज का ध्यान रखेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, यानी अगर इनकम 5 लाख या उससे कम हुई तो बैंक इसका भी ध्यान रखेगी, टीडीएस काटेगी नहीं। समझ में आ रहा है यहां तक सबको? अभी जो दूसरा क्लैरिफिकेशन किया है और मेरे हिसाब से जो हाईएस्ट चांसेस रखता है एग्जाम में आने के लिए, सेक्शन 194Q रेड विथ सेक्शन 206C1H, टीडीएस और टीसीएस ये दोनों का एक एक सेक्शन है जो रेप्लिका है एक दूसरे का। मैं क्या करूंगा, पहले ये टीडीएस का प्रोविजन समझा रहा हूं, फिर टीसीएस का प्रोविजन समझा रहा हूं, फिर वो दोनों को लिंक करके बता रहा हूं, वहां तक का स्टडी मटेरियल में दिया है। उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन इश्यू हुए वो समझा रहा हूं, सीधा क्लैरिफिकेशन पे जाऊंगा पता नहीं चलेगा, तो पहले टीडीएस टीसीएस फटाफट समझा के फिर क्लैरिफिकेशन पे जा रहा हूं। सबसे पहला सेक्शन 194Q, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ द गुड्स। तो जब एक बायर, एलिजिबल बायर एक एलिजिबल सेलर के पास से गुड्स परचेज करेगा तो वो सेलर का टीडीएस काटेगा। कौन से सेक्शन के अंदर? 194Q के अंदर। सिमिलरली टीसीएस का एक सेक्शन है 206C क्लॉज 1H कि जब एक एलिजिबल सेलर एलिजिबल बायर को गुड्स बेचेगा तो कंसिडरेशन रिसीव करते वक्त टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। सबसे पहले है ना हम लोग टीडीएस अंडर 194Q समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या समझ रहे हैं हम लोग? टीडीएस। देखो मैंने क्या लिखा है, अ बायर व्हाइल परचेजिंग गुड्स ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम अ रेजिडेंट सेलर। ध्यान रखिए, अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है टीडीएस अंडर 194Q एप्लीकेबल होगा नहीं, सेलर होना चाहिए रेजिडेंट। विल डिडक्ट टीडीएस। अरे पर कंडीशंस क्या क्या, थ्रेशोल्ड क्या? सबसे पहला कंडीशन, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इस बायर ने इसी सेलर के पास से टोटल 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेज किए होने चाहिए। तो फ्रॉम द सेम सेलर यू मस्ट हैव परचेज गुड्स मोर देन वर्थ ₹50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, बायर टीडीएस कब काटेगा? व्हेन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तब, यानी ये बड़ा बायर होना चाहिए, बड़ा पर्सन होना चाहिए। अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम था तो इस साल वो किसी का टीडीएस नहीं काटेगा, फिर चाहे 5 करोड़ का परचेज क्यों नहीं कर रहा है। पर अगर लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी एक सेलर के पास से 50 लाख से ज्यादा गुड्स परचेज करने पे ये टीडीएस काटना पड़ेगा। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा है, इस ट्रांजैक्शन के लिए नो अदर टीडीएस और टीसीएस शुड बी एप्लीकेबल अदर देन 206C1H। ये एक लाइन बहुत ज्यादा क्लियर है ये समझाने के लिए कि सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन अगर दूसरे कोई टीडीएस या टीसीएस के प्रोविजन में कवर होता है तो आप टीडीएस काटो उस सेक्शन के हिसाब से, ना कि 194Q के हिसाब से। अगर ये ट्रांजैक्शन दूसरे कोई सेक्शन के अंदर कवर नहीं होता और 194Q के अंदर कवर होता है तो 194Q के अंदर टीडीएस काटो। अगर मान लो ये प्रोविजन टीसीएस के अंदर कवर हो जाता है अंडर सेक्शन 206C1H तो वो सेक्शन फॉलो मत करो, पहले 194Q एप्लीकेबल करो। मान लो 194Q में अप्लाई नहीं होता तो जाके फाइनली आप टीसीएस देखोगे अंडर सेक्शन 206C1H, यानी पहले इंपॉर्टेंस दिया बाकी सारे टीडीएस टीसीएस को। अगर उसमें कवर नहीं होते तो फॉलो करो टीडीएस अंडर 194Q, अगर उसमें फॉलो नहीं होते तो फॉलो करो 206C1H का टीसीएस। अभी देखो टीसीएस कितना कट, सॉरी टीडीएस कितना कट होगा यहां पे 0.1%। पर किसका? जो परचेस कर रहे हो अबव ₹50 लाख। यानी मान लो मैंने, एक बंदा है मिस्टर दीप करके, उसके पास से ₹70 लाख का परचेस किया ड्यूरिंग द ईयर। बीइंग अ बायर मेरा लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा था, तो कहना से आई एम एलिजिबल बायर, मिस्टर दीप इज एलिजिबल सेलर क्योंकि 50 लाख से ज्यादा की परचेज हुई।
मैं टीडीएस काटूंगा कितना 0.1%, कितनी अमाउंट पे 20 लाख पे। 70 लाख का परचेस किया पर 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं, 50 लाख के ऊपर कितना किया 20 लाख, 20 लाख का 0.1% टीडीएस काटना होगा। टीडीएस कब काटूंगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी आज अगर ट्रांजैक्शन अक्रू हो गया तो आज के आज टीडीएस काटूंगा, पर अगर आज मैंने एडवांस पेमेंट किया अभी तक ट्रांजैक्शन अक्रू नहीं हुआ तो भी आज मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। क्रेडिट इन द बुक्स अक्रूअल बेसिस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे, while calculating threshold of 50 lakh, purchase made from 1st April 21 will be counted. However, TDS will be deducted on the purchase on or after 1st July 21. ध्यान दो, ये जो TDS का सेक्शन है ना 194Q, ये एप्लीकेबल हुआ 1st जुलाई 2021 से, उसके पहले ये TDS नहीं था। यानी मान लो अगेन वही एग्जांपल, मैंने मिस्टर दीप के पास से पूरे साल का टोटल 70 लाख का परचेस किया। लेट्स से 1st अप्रैल से लेकर 30th जून तक मैंने पेमेंट किया, यानी कि मैंने परचेस किया था 60 लाख, और 1st जुलाई के बाद मैंने परचेस किया है 10 लाख। नाउ इन दिस एग्जांपल टीडीएस कब से एप्लीकेबल हो रहा है? 1st जुलाई या उसके बाद। तो मैं क्या ये बोलूंगा कि 1st जुलाई के बाद तो सिर्फ 10 लाख का परचेज हुआ, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल, 50 लाख की थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई नहीं हुई? नहीं, ये थ्रेशोल्ड मुझे 1st अप्रैल से काउंट करना है। 1st अप्रैल से लेकर अब तक तो टोटल 70 लाख हो गया ना, 50 लाख से ज्यादा, तो टीडीएस काटने का होगा। अरे पर टीडीएस कितने पे काटूंगा? 20 लाख पे, क्योंकि 50 लाख के ऊपर कितना ट्रांजैक्शन किया 20 लाख। नहीं, टीडीएस काटूंगा सिर्फ 10 लाख पे। जितना परचेज हो चुका है 1st जुलाई के पहले उस पे टीडीएस नहीं काटना है। जो परचेज कर रहे हो 1st जुलाई या उसके बाद उस पे टीडीएस कटेगा इफ इट इज मोर देन 50 लाख। तो यहां पे ये 60 लाख भले मेरे 50 लाख की काउंटिंग में आ जाएगा पर उस पे टीडीएस नहीं कट होगा। टीडीएस कब कट होगा? ऑन और आफ्टर 1st जुलाई 21 के बाद जो परचेज हुई है उस पे, यानी कि इन दिस एग्जांपल 10 लाख रुपीस पे। समझ में आ रहा है पीपल, यस और नो? तो ये हुआ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। अभी इसी के जैसा एक दूसरा सेक्शन है टीसीएस में, टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H। अब ये टीसीएस का सेक्शन क्या बोलता है? सी आप जानते हो कि टीडीएस कट होता है जो पे करता है उसके द्वारा, यानी कि बायर के द्वारा, पर टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? जो बंदा पर्सन रिसीव कर रहा है पैसा वो। यानी टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? बायर के सेलर, सेलर किसका? बायर का टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो देखो क्या लिखा है मैंने, एलिजिबल सेलर ऑफ गुड्स विल कलेक्ट टीसीएस इन द प्रीवियस ईयर इफ द सेल कंसिडरेशन इज मोर देन 50 लाख। कहना इसे सेम थ्रेशोल्ड है जो टीडीएस में थी, वही थ्रेशोल्ड है यहां पे, कि अगर ड्यूरिंग द ईयर टोटल 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो हां टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे टीसीएस कलेक्ट कब करोगे? एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। आइडेंटिफाई द डिफरेंस। टीडीएस डिडक्ट होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। टीसीएस कलेक्ट होगा है ओनली एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। यू डोंट हैव टू सी डेबिट इन द बुक्स। ये जो टीसीएस का सेक्शन है ना वो तो 2021 से ही एप्लीकेबल है, यानी ये सेक्शन 1st अप्रैल 21 से ही एप्लीकेबल हो गया। टीसीएस भी 1st अप्रैल 21 से एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर मेरा जो ऊपर का एग्जांपल है 1st अप्रैल वाला, मान लो ये एग्जांपल टीसीएस का होता, टीडीएस का नहीं टीसीएस का एग्जांपल होता, तो मुझे 20 लाख पे टीसीएस काटना पड़ता, क्योंकि 1st अप्रैल से ही टीसीएस एप्लीकेबल हो गया, नॉट 1st जुलाई। समझ रहा है? यहां पे भी टीसीएस कितना कलेक्ट करोगे? 0.1%। पर अगर जो सामने वाला बायर है वो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दे रहा है, आधार नंबर नहीं दे रहा है, तो 0.1% नहीं काटने का, 1% काट लेने का, 10 गुना ज्यादा। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आपका ट्रांजैक्शन टीडीएस अंडर 194Q में कवर्ड है, जहां पे बायर आपका टीडीएस काटने वाला है, तो बीइंग अ सेलर आप उसका टीसीएस कलेक्ट नहीं करोगे। अरे कैसा लगेगा, तू मेरा टीडीएस काट, मैं तेरा टीसीएस काटता हूं, ये क्या खेल खेल रहे हो? सिंपल, अगर वो बंदा आपका टीडीएस काटने वाला है तो आप उसका टीसीएस नहीं काटोगे। यानी प्रायोरिटी में कौन आएगा? टीडीएस की टीसीएस, टीडीएस 194Q।
देखो क्या लिखा है, नो टीसीएस इफ टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q और एनी अदर सेक्शन। अच्छा, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, बायर किसी दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, तो आप उसका टीसीएस भी नहीं काटोगे, भला उसका टीसीएस काट के क्या करोगे। अच्छा, यहां पे एलिजिबल सेलर कौन, अ सेलर हुज लास्ट ईयर टर्नओवर वाज मोर देन 10 करोड़। कहना इसे टीडीएस में भी तो यही थ्रेशोल्ड थी, बायर तभी टीडीएस काट सकता था अगर पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। यहां पे सेलर तभी टीसीएस कट कलेक्ट करेगा जब उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। यहां पे एलिजिबल बायर कौन होगा, कोई भी बायर, वर्ड लिखा है एनी बायर एक्सेप्ट गवर्नमेंट या तो लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अगर आपके पास से गुड्स परचेस कर रहे हैं तो बीइंग अ सेलर आप उनका टीसीएस कलेक्ट नहीं करोगे, पर अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा बायर है उसका टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर थोड़ा दिमाग है और चलाओगे तो पता लगेगा कि टीडीएस तभी कटता है जब सेलर रेजिडेंट है, अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उसका टीडीएस नहीं काटने का। पर टीसीएस में अगर बायर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, टीसीएस कलेक्ट कर ही लो, क्योंकि उन्होंने बोला है एनी बायर। आर यू गेटिंग दिस पीपल? डिफरेंसेस समझिए, ये डिफरेंसेस पे आईसीआई खेल लेगी आपके साथ, और जैसे मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया हुआ है यहां पे, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। टीडीएस और टीसीएस दोनों एक साथ इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या देखेंगे उसके लिए। कॉलम्स कौन सी बनाई है मैंने, हु इज द बायर, बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर, हु इज सेलर, सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर, ड्यूरिंग द ईयर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया, और इसके ऊपर से डिसाइड करेंगे टीडीएस या टीसीएस अप्लाई होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना। सबसे पहला एग्जांपल, मिस्टर ए, बायर कौन है, मिस्टर ए, लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना, 2 करोड़। सेलर कौन है, मिस्टर बी, लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना, 12 करोड़। ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, 40 लाख का। चलो सबसे पहले यह सोचो, टीडीएस अंडर 194Q अप्लाई होगा क्या, बायर टीडीएस काटेगा, नहीं, क्योंकि उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, ही इज नॉट एलिजिबल बायर। तो चलो अभी टीसीएस के बारे में सोचो, क्या 206C 1H ये टीसीएस सेलर कलेक्ट कर सकता है, हां, क्योंकि उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। पर क्या ये सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा, आंसर इज नो, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन अमाउंट हुआ ना पूरे साल का, वो सिर्फ 40 लाख है, 50 लाख या उससे कम, 50 लाख से ज्यादा तो नहीं हुआ ना, थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई नहीं हुआ, यहां पे टीडीएस भी अप्लाई नहीं होगा, टीसीएस भी अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे हो पीपल? देन मिस्टर ए है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 2 करोड़, तो आप समझ सकते हो वापस यहां पे टीसीएस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। सेलर है मिस्टर बी, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है 12 करोड़, हां, यहां पे टीसीएस अप्लाई हो सकता है 206C 1H का। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर इस सेलर ने कितना रुपए का गुड्स बायर को बेचा, 60 लाख, बिंगो। क्या नहीं से 50 लाख या उससे ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा के गुड्स बेचे, तो हां टीसीएस अप्लाई हो जाएगा। टीसीएस अप्लाई होगा, पर क्या पूरे 60 लाख पे, नहीं, 50 लाख के ऊपर कितना जा रहा है, 10 लाख, तो उस 10 लाख पे मिस्टर बी विल कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम मिस्टर ए अंडर विच सेक्शन 206C 1H। अब देखो तीसरा एग्जांपल, मिस्टर ए, लास्ट ईयर का टर्नओवर है 12 करोड़, क्या ना इसे बायर एलिजिबल बायर हो गया, बायर टीडीएस काट पाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। मिस्टर बी सेलर है, जिसका टर्नओवर है 2 करोड़ लास्ट ईयर का, क्या ना इसे टीसीएस नहीं कलेक्ट कर पाएगा मिस्टर बी, क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। यानी ये ट्रांजैक्शन टीडीएस में कवर हो गया 194Q के अंदर। पर ड्यूरिंग द ईयर ये बायर ने सेलर के पास से कितने रुपए के गुड्स खरीदे, 40 लाख, क्या ना इसे 50 लाख से कम, और इसीलिए टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा नहीं। सो अगेन ओवर हियर नो टीडीएस, नो टीसीएस। पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जो बायर है लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा, टीडीएस में कवर हो गया। मिस्टर बी सेलर का टर्नओवर 2 करोड़, यानी टीसीएस में कवर नहीं हुआ, टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई होगा। अब ट्रांजैक्शन की वैल्यू देखो पूरे साल की 60 लाख, एंड लेट अस अज्यूम ये पूरा 1 जुलाई 21 के बाद हुआ, तो कहना इसे यहां पे बायर सेलर का टीडीएस काटेगा, पर क्या पूरे 60 लाख पे, नहीं, सिर्फ 50 लाख के ऊपर के 10 लाख पे, कितना, 0.1%।
कौन से सेक्शन में? 194Q के अंदर। दिमाग चल रहा है सबका? नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर ए लास्ट ईयर का टर्नओवर 7 करोड़, क्या टीडीएस अप्लाई होगा? नहीं। मिस्टर बी लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़, क्या टीसीएस अप्लाई होगा? नहीं। ना तो टीडीएस एप्लीकेबल है ना तो टीसीएस एप्लीकेबल है। भले ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया, पर फिर भी टीडीएस भी अप्लाई नहीं होगा, टीसीएस भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दे आर नॉट एलिजिबल बायर, दे आर नॉट एलिजिबल सेलर। लास्ट ईयर के टर्नओवर 10 करोड़ से दोनों के कम है, तो ड्यूअल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिस्टर ए लास्ट ईयर का टर्नओवर है 12 करोड़, क्या नहीं से ये एलिजिबल बायर हो गया, 10 करोड़ से ज्यादा है इसका टर्नओवर। हां, तो मिस्टर ए टीडीएस के लिए एलिजिबल हो गया 194Q। सेलर कौन है? मिस्टर बी, लास्ट ईयर का टर्नओवर है 15 करोड़। अरे कैन आई से मिस्टर बी भी तो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल हो गया, 206C1H। ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हुआ 70 लाख, ओ 50 लाख से ज्यादा। अज्यूम करते हैं 1 जुलाई 21 के बाद हुआ है, यानी कि टीडीएस टीसीएस दोनों एप्लीकेबल हो गए। बायर बोलता है मैं तेरा टीडीएस काटेगा, सेलर बोलता है नहीं मैं तेरा टीसीएस कलेक्ट करेगा। बोलो जीतेगा कौन? बायर। टीडीएस विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर टीसीएस अंडर दिस सिनेरियो। तो यहां पे टीडीएस अप्लाई होगा, टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। हियर मिस्टर ए विल डिडक्ट टीडीएस ऑफ मिस्टर बी, पर कितने रुपए पे? 20 लाख पे, 50 लाख के ऊपर। समझ में आ रहा है? लास्ट एग्जांपल, मिस्टर ए बायर है। अरे पर ये बायर जो है ना वो अमेजॉन के थ्रू परचेस कर रहा है, परचेसिंग थ्रू अमेजॉन, अमेजॉन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये जो बायर है उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है 15 करोड़ का, यानी कि ये बायर एलिजिबल है फॉर 194Q। सेलर जो है मिस्टर बी, ही इज अ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, यानी ये जो सेलर है वो अमेजॉन को गुड्स देता है और अमेजॉन के थ्रू बायर को ये गुड्स मिलते हैं। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है 20 करोड़, यानी ये बंदा 206C1H के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। ट्रांजैक्शन हुआ है 80 लाख, 50 लाख से ज्यादा। तो बोलो टीडीएस 194Q में कटेगा या 206C1H में? दिल से आवाज आएगी सर 194Q, टीडीएस विल प्रिवेल। गलत। यहां पे ये दोनों सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे, यहां पे टीडीएस कटेगा 194O के अंदर। ओ क्यों? अरे जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप कोई गुड्स परचेस करते हो फ्रॉम ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस काटेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। और 194Q बोलता है कि मैं तभी अप्लाई होऊंगा जब दूसरा कोई टीडीएस टीसीएस अप्लाई नहीं होता। तो यहां पे 194O अप्लाई हो गया ना, तो यहां पे मिस्टर ए टीडीएस नहीं काटेगा, टीडीएस काटेगा अमेजॉन। किसका? मिस्टर बी का। कौन से सेक्शन में? 194O के अंदर। समझ में आ रहा है पीपल? ये हायरार्की समझना। अभी देखो यहां तक मैंने जो भी बोला, मेरी तो हर एक बैचेस में मैंने यहां तक सेम डिट्टो चीजें करवाई है, और ये स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, ये हर एक क्लास में हुआ होगा। पर अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, देयर आर सम क्लैरिफिकेशंस विच आर इश्यूड बाय सीबीडीटी। अब देखो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस है ना, अच्छा मैंने सिर्फ सिंप्लीफाइड किया है चीजों को, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी है स्टैट्यूटरी अपडेट्स में से। यहां पे जितना भी दिया हुआ है वो हर एक चीजों को मैंने अपनी नोट्स में लिखा हुआ है, बस थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और लास्ट डे पे रिफर कर पाओ। अच्छा, ये स्टैट्यूटरी अपडेट में जो मेन सेक्शन है उसके प्रोविजंस नहीं दिए उन्होंने, वो मॉड्यूल में से रिफर करने के। यहां पे सिर्फ क्लैरिफिकेशंस है, इस नोट्स के अंदर मेन प्रोविजन और क्लैरिफिकेशन दोनों है। अभी क्लैरिफिकेशंस जो है, कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन तो ऐसे जो आपको पता है ऑलरेडी, जो बायर एक्ट के रीडिंग से ही पता चलते हैं, पर फिर भी क्लैरिफाई कर दिया। कुछ ऐसे क्लैरिफिकेशन जो बायर एक्ट में नहीं है, एडिशनली उन्होंने डाले। सबसे पहला जो नया क्लैरिफिकेशन है, मान लीजिए मैं एक बायर हूं, मैं लिस्टेड शेयर्स परचेस करता हूं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से। आज मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे 1 करोड़ रुपए के, आपके डिमेट से मुझे मिले, यानी आप सेलर हो रिलायंस के शेयर्स के, मैं परचेजर हूं। गुड्स ही है तो शेयर्स इज गुड्स, 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू के गुड्स परचेस किए। लेट अस अज्यूम मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो सबसे पहले तो क्या मुझे टीडीएस काटना होगा आपका? आप बोलोगे सर हाँ देखो लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, ड्यूरिंग द ईयर किसी सेलर के पास से परचेस कर रहे हो 50 लाख से ज्यादा,
तो हां, टीडीएस 194Q का कटेगा। कैसे काटू? क्या स्टॉक एक्सचेंज में पता होता है कि सेलर कौन है, किसके डीमेट से शेयर्स मिल रहे हैं तुमको तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मिल रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सेलर है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है। सेलर तो कोई और है जिसकी आइडेंटिटी ही आपको नहीं पता है, तो टीडीएस कैसे काटोगे? इम्प्रैक्टिकल। एंड दैट्स व्हाई क्लैरिफिकेशन, TDS under 194Q will not be applicable in the case of transaction through recognized stock exchange और रजिस्टर्ड पावर एक्सचेंज, जहां पे पावर वगैरह का सप्लाई ट्रेड होता है, और एनी अदर सिक्योरिटी एक्सचेंज, कोमोडिटी एक्सचेंज, एज बायर एंड सेलर डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ ईच अदर। यानी शेयर्स वगैरह के ट्रांजैक्शन अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हो, टीडीएस काटने का नहीं। फिर वापस ये क्लैरिफिकेशन है जो एक्ट में दिया हुआ है, जब आप टीडीएस 194Q, अच्छा ये सारे क्लैरिफिकेशन 194Q के अंदर है, हाँ बाय द वे। जब भी आप ये 50 लाख की लिमिट कैलकुलेट करोगे, यू विल कैलकुलेट फ्रॉम 1 अप्रैल 21, पर टीडीएस काटोगे ओनली ऑन दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एंटर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 21। कैन आई से ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर दे दिया। अच्छा, फिर तीसरा एग्जांपल क्या बोला, तीसरा क्लैरिफिकेशन, सॉरी, इफ इन द इनवॉइस टीडीएस इज शोन separately, okay, sorry, my mistake over here, if in the invoice GST, ये नोट्स में सिर्फ एक करेक्शन कर देना, GST, if in the invoice GST is shown separately, then TDS not to be deducted on GST component। मान लो I am a eligible buyer, लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, आप मेरे सेलर हो, ड्यूरिंग द ईयर हमने 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेस कर लिया आपके पास से, आपने जितना मुझे सेल्स किया वो है 1 करोड़ का, 1 करोड़ पे आपने 18% ऑब्वियसली जीएसटी लगाया और टोटल इनवॉइस वैल्यू हुई 1.18 करोड़। यहां पे मैं जो टीडीएस काटूंगा वो सिर्फ 1 करोड़ पे काटूंगा, 18 लाख के जीएसटी पे नहीं काटूंगा। अगर आपने इनवॉइस में जीएसटी अलग से शो किया है तो, अगर आपने पूरा इनवॉइस जीएसटी अलग से शो किए बिना ही दे दिया है 1.18 करोड़, मैं पूरे 1.18 करोड़ पे टीडीएस काट लूंगा, मैं रिवर्स कैलकुलेशन करने नहीं बैठूंगा। तो याद रखिए, अगर, अच्छा ये बाकी के हर एक टीडीएस में भी सेम प्रोविजन है बाय द वे, किसी भी टीडीएस में, कि अगर जीएसटी का कंपोनेंट अलग से दिया हुआ है तो उस जीएसटी पे टीडीएस या टीसीएस कभी भी कलेक्ट या डिडक्ट नहीं होता, उसके पहले की जो अमाउंट होती है टैक्सेबल वैल्यू, उसी पे टीडीएस कलेक्ट होता है या टीसीएस कलेक्ट होता है। अच्छा, हाउएवर आपको पता है कि 194Q उसमें टीडीएस कब कटता है? क्रेडिट इन द बुक्स और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। यानी कि मान लो मैंने एडवांस पेमेंट आपको दिया, आपने बिल रेज अभी तक नहीं किया, मैंने आपको एडवांस पेमेंट दिया किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, ये एडवांस पेमेंट करते वक्त भी तो मुझे टीडीएस काटना होता है, क्योंकि व्हिचएवर इज अर्लियर पे कटता है टीडीएस। अब मैं एडवांस पेमेंट तो आपको एडहॉक कर रहा हूं, उसमें थोड़ी ना मैं जीएसटी का कंपोनेंट अलग करके देता हूं, वो जीएसटी कंपोनेंट तो मुझे इनवॉइस मिलेगा तब पता चलेगा। तो जब मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूं तब मुझे नहीं पता है इसमें जीएसटी कितना, तो तब पूरे एडवांस पेमेंट पे टीडीएस काट लो, रिवर्स कैलकुलेट मत करो। यानी कि देखो, सिंपल बोलूं तो मैंने एक समरी भी लिखी है यहां पे, अगर आप टीडीएस काट रहे हो एट द टाइम ऑफ एडवांस पेमेंट, टीडीएस पूरी अमाउंट पे काट लो, पर अगर आप टीडीएस काट रहे हो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स, क्योंकि वो इवेंट पहले हो रही है, तो टीडीएस काटोगे ओनली ऑन द इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी। दिमाग में जा रही है बातें पीपल, यस और नो? अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा है, परचेज रिटर्न। अब ये एक इश्यू था जो सीबीडीटी ने अच्छा क्लैरिफाई किया। मान लो मैंने आपके पास से गुड्स परचेज किए 1 करोड़ के, टीडीएस काट लिया 0.1%। अब उस 1 करोड़ में से 70 लाख के गुड्स में आपको परचेज रिटर्न कर रहा हूं, डिफेक्टिव निकले, मैं रिटर्न कर रहा हूं या किसी दूसरी वजह से रिटर्न कर रहा हूं। सवाल आता है, मैंने जो आपका टीडीएस काटा था अभी वो रिवर्स करने का कि नहीं करने का, यानी उस टीडीएस की इंपैक्ट क्या? टीडीएस तो पूरे 1 करोड़ पे काट लिया, पर अब उसमें से 70 लाख तो आपको वापस लौटा रहा हूं, तो उस परचेज रिटर्न करते वक्त टीडीएस की इंपैक्ट क्या, उसका एडजस्टमेंट क्या? तो सीबीडीटी ने क्या बोला, ये देखो कि ये जो 70 लाख के गुड्स आपने वापस किए, उसके बदले में ये सेलर आपको दूसरे गुड्स दे रहा है कि 70 लाख का रिफंड दे रहा है? अगर ये सेलर आपको 70 लाख के नए गुड्स सप्लाई कर रहा है तो ठीक है ना, पहले पूरे 1 करोड़ पे टीडीएस काट ही लिया है, अब बस वो गुड्स को रिप्लेस कर रहा है, तो उस वक्त वापस से टीडीएस का कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग वही लेवल पे आ गए जहां पे पहले टीडीएस काटा था।
तो अगर परचेज रिटर्न के सामने दूसरे गुड्स उतनी ही वैल्यू के मिल रहे हैं, टीडीएस का कोई एडजस्टमेंट मत करो, रहने दो एज इट इज। मान लो 70 लाख आपको रिफंड किया उसने, पर आपने तो 1 करोड़ पे टीडीएस काटा था, यानी कि आपने 70 लाख रुपीस की वैल्यू पे एक्स्ट्रा टीडीएस काट लिया है अभी। तो अब इसका क्या करोगे? वापस पैसे नहीं देने के टीडीएस के, इसके साथ जब भी फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करोगे उस वक्त उस ट्रांजैक्शन के सामने ये टीडीएस एडजस्ट कर लेना, जैसे कि ये टीडीएस उसी ट्रांजैक्शन का है। फॉर एग्जांपल, आज मैंने आपके पास से 1 करोड़ के गुड्स खरीदे, मैंने पूरे 1 करोड़ पे 0.1% टीडीएस काट लिया, फिर इसमें से मैंने 70 लाख के गुड्स आपको रिटर्न किए। ये रिटर्न किया, आपने मुझे कैशबैक दे दिया, यानी रिफंड दे दिया। अब थोड़े दिनों के बाद मैंने वापस आपको एक ऑर्डर दिया और आपके पास से गुड्स परचेस किए 50 लाख का। ये 50 लाख पे मुझे टीडीएस वापस से नहीं काटने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 करोड़ पे टीडीएस काटा था। उस वक्त तो मुझे सिर्फ 30 लाख पे ही टीडीएस काटने का होता था ना, पर मैंने तो 1 करोड़ पे काट लिया था, यानी कि 70 लाख पे ऑलरेडी ज्यादा टीडीएस कटा हुआ है। ये 50 लाख इसके सामने एडजस्ट कर दो, टीडीएस वापस से मत काटो। फिर मैंने तीसरी बार आपके साथ ट्रांजैक्शन किया 30 लाख का। अब कहना इसे मेरे पास बैलेंस तो सिर्फ 20 लाख का ही बचा हुआ था, तो 30 लाख में 20 लाख पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, बाकी के 10 लाख पे अब टीडीएस काटना शुरू कर दो। सिंपल, एडजस्ट किया मैंने फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के सामने। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न इफ बायर गेट्स रिफंड ऑफ द अमाउंट फ्रॉम सेलर, टीडीएस डिडक्टेड अगेंस्ट परचेज कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर ट्रांजैक्शन, बट इफ सेलर रिप्लेस द गुड्स इंस्टेड ऑफ रिफंड, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर टीडीएस डिडक्टेड। वो एज इट इज रहने दो, और फ्यूचर के हर एक ट्रांजैक्शन पे टीडीएस काटना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी और एक सवाल आया, 194 क्यों बोलता है एवरी एलिजिबल बायर जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, वो किसी रेजिडेंट सेलर का टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 194 क्यू। यानी कि अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उसका टीडीएस कटेगा नहीं। पर मान लो बायर नॉन रेजिडेंट है, बायर लेट्स से चाइना में, सेलर इंडिया का रेजिडेंट, बायर का टर्नओवर लेट्स से 100 करोड़ है लास्ट ईयर का। अब ये चाइना का बायर आपके पास से गुड्स परचेस करता है, तो क्या वो आपका टीडीएस काटने बैठेगा इंडिया के एक्ट के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से? तो यस। और इसीलिए क्लैरिफिकेशन क्या आया, टीडीएस नॉट टू बी डिडक्टेड इफ बायर इज अ नॉन रेजिडेंट। यानी कि अभी सिंपली बोलूं, बायर या सेलर दोनों में से कोई भी नॉन रेजिडेंट है, टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। या तो दोनों के दोनों नॉन रेजिडेंट है, या दोनों में से कोई भी नॉन रेजिडेंट है, ये टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। दोनों अगर रेजिडेंट है, बायर भी रेजिडेंट है, सेलर भी रेजिडेंट है, तो ही टीडीएस अंडर 194 क्यू कट होगा। एंड परचेजर एंड दिस परचेज इज नॉट रिलेटेड टू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। देखो, अगर ये चाइना वाला जो नॉन रेजिडेंट है, उसका इंडिया में एक ब्रांच है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और इस ब्रांच के लिए वो परचेज कर रहा है, तो ये ब्रांच तो इंडिया में है, वो तो इंडिया के रूल्स अप्लाई करेगी, तो उस वक्त चाइना के बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, उसका एग्जिस्टेंस इंडिया में है। पर अगर मान लो चाइना का कोई ब्रांच वगैरह इंडिया में नहीं है और वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसे ये टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कंसेप्ट उन्होंने आपके स्टैट्यूटरी अपडेट में भले डाला है, पर ये आप सीए फाइनल के नॉन रेजिडेंट टॉपिक में पढ़ोगे, और इसीलिए मैं इस पे ज्यादा एम्फोसिस नहीं कर रहा हूं। आपके लेवल के लिए अभी आपको क्या याद रखना है, बायर एंड सेलर बोथ रेजिडेंट होने चाहिए फॉर कवरिंग अंडर सेक्शन 194 क्यू, सिंपल। अच्छा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, टीडीएस अंडर 194 क्यू इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेलर whose entire income is exempt as per income tax act or any other act. फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई एक्ट बोलता है कि आरबीआई की हर एक इनकम एग्जम्प्ट होगी, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर कोई बायर आरबीआई के पास से कुछ परचेस कर रहा है मोर देन 50 लाख, आरबीआई का टीडीएस नहीं काटने का, अरे टीडीएस काट के करोगे क्या? आरबीआई की हर एक इनकम एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो जब आरबीआई अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करेगी, इट विल बी ऑलवेज 000, पर सामने टीडीएस कटा है, काम का रिफंड लेने का आएगा। और इसीलिए याद रखो, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी टोटल इनकम एग्जम्प्ट है, जैसे कि प्रसार भारती रेडियो स्टेशन जो है, उसकी भी इनकम एग्जम्प्ट है, आप सीखोगे, इरडा IRDA इनकम एग्जम्प्ट है। अगर इन सारे ऑर्गेनाइजेशन की टोटल इनकम एग्जम्प्ट है, उनका कोई टीडीएस काटने का नहीं अंडर सेक्शन 194 क्यू, क्योंकि उन लोगों को रिफंड ही लेने का होगा। हां, पर मान लो थोड़ी इनकम एग्जम्प्ट है, थोड़ा टैक्सेबल है,
यानी कि एग्जम्पशन टोटल इनकम पे नहीं है, कुछ इनकम पे है, तो बिंदास टीडीएस काट लो। तो फिर रुकने का नहीं, तो टोटल टीडीएस काट लेने का। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, whose entire income is exempt, TDS not applicable. Similarly, अगर बायर की भी एंटायर इनकम एग्जम्प्ट होती है तो उसका टीसीएस भी 206C1H में कलेक्ट नहीं करने का। यहां पर याद रखो, इफ ओनली पार्ट ऑफ द इनकम इज एग्जम्प्ट देन टीडीएस यहां तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। टोटल इनकम अगर एग्जम्प्ट है तो ही एप्लीकेबल नहीं होगा। दिमाग में जा रही है बातें, यस और नो? अच्छा, अभी एक दूसरा सवाल आया। मान लो मैं एक ऐसा बायर हूं, एक ऐसी कंपनी हूं जो इसी साल इंकॉर्पोरेट हुआ है, लास्ट ईयर तो कुछ था ही नहीं, मेरा तो जन्म ही अभी हुआ है। मान लो इसी साल मेरा टर्नओवर हो गया 500 करोड़ और एक सेलर के पास से मैं 100 करोड़ रुपया कलेक्ट कर रहा हूं, 100 करोड़ का परचेस कर रहा हूं, क्या मुझे उसका टीडीएस काटने का 194 क्यों में? आंसर इज नो। क्यों? अरे टीडीएस काटने का क्राइटेरिया क्या है? आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। क्या यहां पे आपका टर्नओवर लास्ट ईयर था? अरे आप इनकॉर्पोरेट ही तो ड्यूरिंग द ईयर हुए हो, लास्ट ईयर का टर्नओवर था ही नहीं, तो इस साल टीडीएस 194 क्यू में कटेगा नहीं। ये सिंपल क्लैरिफिकेशन है, ये नहीं दिया होता तो भी हम लोग इसी तरीके से सोचते। तो देखो क्या लिखा है, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द बायर in the first year of incorporation as in the last year he was having no turnover. अच्छा, जो 8th पॉइंट है वो भी उन्होंने क्लैरिफाई किया, पर अगेन ये क्लैरिफिकेशन की भी कोई जरूरत नहीं थी। क्लैरिफाइड क्या किया? सबसे पहले ये देखो, दूसरा कोई टीडीएस टीसीएस अप्लाई होता है तो वो अप्लाई करो, नहीं होता है तो टीडीएस अंडर 194 क्यू अप्लाई करो, अगर वो अप्लाई नहीं होता है तो जाके टीसीएस अंडर 206C(H1) अप्लाई करो। क्या नहीं से हम लोग भी यही देख, मैंने तो वो एग्जाम्पल भी पहले देख लिया, यस और नो पीपल, तो वो एग्जाम्पल भी हमने कर लिया। तो ये सिर्फ एक सिंपल क्लैरिफिकेशन है जो उन्होंने दिया है। अच्छा, पर मान लो ऐसा हुआ कि मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बीइंग अ बायर, मुझे टीडीएस काटने का होता है। बीइंग अ सेलर आपका टर्नओवर लेट से 10 करोड़ से ज्यादा नहीं था लास्ट ईयर, पर अनजाने में मैं टीडीएस काटूं उसके पहले आपने मेरा टीसीएस कलेक्ट कर लिया। सी, वैसे पहला प्लेस कौन सा होता है? टीडीएस का। अगर टीडीएस अप्लाई नहीं होता है तो टीसीएस कलेक्ट करने का होता है, पर मान लो मैं आपका टीडीएस काटूं उसके पहले ही आपने मेरा टीसीएस कलेक्ट कर दिया, तो ठीक है, अभी कोई एक आधा ट्रांजैक्शन भी हो गया ना गलती से, तो गलती से गवर्नमेंट को पता चल गया ना कि हम दोनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो फिर अब झगड़ने नहीं जाने का सेलर के पास कि चल मेरा टीसीएस वापस ला, मैं तेरा टीडीएस काटेगा। अरे नहीं, रहने दो, ठीक है। बड़ा मन रखो, गवर्नमेंट क्या बोलती है, इफ सेलर हैज कलेक्टेड टीसीएस बाय मिस्टेक इवन इफ इट वाज नॉट एप्लीकेबल बिफोर बायर कुड डिडक्ट टीडीएस, बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस अगेन ऑन दिस ट्रांजैक्शन। जैसा है वैसा चलने दो। पता चल रहा है यहां तक पीपल, यस और नो? ओके, तो ये क्लैरिफिकेशंस थे जो इश्यू किए हैं उन्होंने टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के चैप्टर से। अब जो लास्ट छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, नॉट एक्सपेक्टिंग इन योर एग्जाम मच, इट इज फ्रॉम असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो आइदर अंडर 139(1) और 139(4) या 139(5), ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, हर एक रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट निकलता है उसे साइन करके आपको सीपीसी यानी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर को देना पड़ता है। इट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, साइनिंग कर सकते हो, आधार ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कर सकते हो। कौन सा बंदा ऑर्गेनाइजेशन का ये वेरीफाई करेगा? सेक्शन 140 बोलता है कि इंडिविजुअल है तो वो खुद, अगर वो अनेबल है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एचयूएफ है तो करता अनेबल है तो कोई एडल्ट मेंबर, फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा मेजर पार्टनर, एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा मेजर पार्टनर, या तो पर्सन डेजिग्नेटेड बाय लॉ एज नोटिफाइड बाय लॉ। कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं है तो कोई दूसरा डायरेक्टर, या तो पर्सन नोटिफाइड बाय लॉ। तो ये नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट क्या है? देखो, इन केस ऑफ कंपनी रिटर्न विल बी वेरीफाइड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इन एब्सेंस एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन। In case of LLP, return will be verified by designated partner. In absence, any partner or any other person. ये any other person यानी क्या?
अब ये भी सीए फाइनल का एप्लीकेबल क्लैरिफिकेशन, आई डोंट नो व्हाई दे हैव पुट इन योर इंटर सिलेबस। सीए फाइनल में आप एक चीज पढ़ोगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, लॉ सब्जेक्ट में पढ़ोगे, हम साथ में ही पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वहां पे पढ़ोगे कि कोई भी कंपनी मरने पड़ी है यानी डिसॉल्व होती है, उसके पहले उसका थोड़ा ट्रीटमेंट होता है कि चलो बचा लेते हैं उस कंपनी को। ये बचाने के लिए गवर्नमेंट अपना एक बंदा अपॉइंट करती है आपकी कंपनी में, ताकि वो आपकी कंपनी को बचा सके, उसका अच्छे से ऑपरेशन कर सके। अगर आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट के अंदर गवर्न होती है, तो ये जो बंदा गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके बिठाया है ना आपकी कंपनी में, वो ये रिटर्न को वेरीफाई करेगा। तो पर्सन अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेटर अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये वेरीफाई करेगा रिटर्न को। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लैरिफिकेशन, 139AA बरसों से चला आ रहा है। आधार लिंकिंग 1 जुलाई 17 से जितने अटेम्प्ट आए वो हर एक स्टैट्यूटरी अपडेट में ये देखते होंगे। आधार लिंकेज की डेट, पान के साथ आधार लिंक करने का, पहले ड्यू डेट थी कुछ और, अभी उसे एक्सटेंड करके और बढ़ा दी, नाउ इट इज 31 मार्च 2022। इज इट क्लियर पीपल, यस और नो? यहां पे आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स कंप्लीट होते हैं। नाउ यू हैव ऑल द मटेरियल्स व्हिच इज टोटली अमेंडेड विथ यू एज पर ऑल द आईसीआई गाइडलाइंस। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। और एक चीज याद रखिए, वैसे तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों तक पहुंचा ही दूंगा थ्रू लिंक इन द मैसेजेस बाय जेकेएससी। अगर किसी को ये लिंक नहीं मिल रही है एंड यू वांट दिस पीडीएफ, इफ यू नॉट हैविंग इट, तो you can contact to the branch of the JKSC, or better you can contact directly to me on my Instagram or so. CA Agam Dalal is the ID. I will provide you this PDF, don't worry at all. By the way, JK Shah classes will only give this link because I will forward them so that you know no person is in any kind of hurry. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वैसे तो इसका, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अच्छे से पढ़िएगा, प्रोविजंस पे फोकस कीजिएगा, मॉड्यूल के हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।